हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अ सेल्यूलर लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे वायरस के बारे में और वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और देन आगे फर्दर इसके जो डिटेल टॉपिक हैं वो यहाँ पर हम स्टेप वाइज यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। आज सिर्फ इस बेसिक लेक्चर के अंदर हम जस्ट वायरस का इंट्रोडक्शन समझेंगे और वायरस के अंदर थोड़े बहुत डिस्कवरी के ऊपर यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं या वायरस के बारे में नहीं पता है तो कम से कम इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ताकि वो चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, हमारे पास सिंपली इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया हुआ है कि उन ऑर्गेनिज्म के हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, जिनको हम नाम दे रहे होते हैं किंगडम के नाम से। तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 मेजर किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया है, मॉडर्न किंगडम के अंदर, जिसमें हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट आ जाता है, किंगडम उसके अलावा प्रोटिस्टा आ जाता है, प्लांटी आ जाता है, एनिमली आ जाता है और फंजाई। ये 5 मेन किंगडम है। अब इन 5 मेन किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे लिविंग रखे गए। लेकिन अब बात आ जाती है वायरस की। देखिए, वायरस एक बायोलॉजी के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कहें या लिविंग कहें या नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, इसको कुछ करेक्टर के हिसाब से वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वायरस को ना तो पूरी तरीके से हम लिविंग कह सकते हैं, ना नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो 5 किंगडम में अभी तक वायरस को हमने किसी भी जगह पर इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वायरस जो है ये लिविंग से थोड़ा अलग है। वैसे तो 5 किंगडम तो बने हुए, उनमें हमने लिविंग ही पढ़ने, लेकिन वायरस को एक अलग तरीके से इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इनके कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो वायरस को लिविंग बताते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो वायरस को नॉन लिविंग बताते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए असेल्यूलर वर्ल्ड, देखिए ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास या तो यूनिसेल्यूलर होते हैं या मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर जैसे कि बैक्टीरिया है, जिनकी बॉडी में आपको सिर्फ एक सिंगल सेल मिलेगा। बाकी जो है मल्टी सेल्यूलर, जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल मौजूद है। यहां पर देखिए ये असेल्यूलर है। असेल्यूलर का मतलब क्या होता है? विदाउट सेल। इनकी बॉडी के अंदर सेल मौजूद नहीं है। तो असेल्यूलर लाइफ का मतलब है विदाउट सेल की लाइफ क्या है, तो यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप समझेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस को याद रखिएगा कि वायरस जो है वो असेल्यूलर है या नॉन सेल्यूलर भी कह सकते हैं। तो वायरस की स्टडी को क्या कहेंगे? वायरोलॉजी। अब वायरस की देखें डेफिनेशन क्या है। वायरस सबसे पहले मैंने अभी डिस्कस किया कि वायरस के अंदर किसी किस्म का कोई सेल मौजूद नहीं है, तो इसलिए वायरस को कहते हैं नॉन सेल्यूलर भी कह सकते हैं या असेल्यूलर भी कह रहे होते हैं। तो वायरस एक नॉन सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट मीन वायरस की बॉडी के अंदर कोई इसके पास अपना सेल मौजूद नहीं है। सिर्फ वायरस क्या करता है, एक जानदार की बॉडी के अंदर या उनके सेल के अंदर एंटर होता है और उनको कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपना इसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं ये एक ऐसी चीज है या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो किसी पार्टिकल कह सकते हैं किसी भी जानदार की बॉडी में एंटर होता है और उनकी पूरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कहते होते हैं इंट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर जाकर ये नुकसान पहुंचाता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है उनकी बॉडी में एंटर होता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं वायरस को इंट्रा सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम देते हैं, ठीक है। अब सिंपली कहते हैं कि वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर इन्फेक्टियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है इस वायरस के अंदर सेल तो नहीं है लेकिन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है, ठीक है, या वायरस के अंदर क्या मौजूद होगा? आरएनए होता है। डीएनए कह सकते हैं या आरएनए, लेकिन दोनों चीजें वायरस के अंदर एक साथ वायरस में मौजूद नहीं होती है। तो आप इसको कह सकते हैं डीएनए या आरएनए दोनों में मौजूद होता है। तो सिंपली वायरस की डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि वायरस जो है नॉन सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कि वायरस जो है उसके पास सेल मौजूद नहीं है, लेकिन वो किसी भी जानदार की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो या इंसान भी हो सकता है। तो उसकी बॉडी में एंटर होने के बाद उसको नुकसान पहुंचाता है, टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब है टोटली डिपेंड। पैरासाइट का मतलब है उन बॉडी में एंटर होने के बाद उनको नुकसान पहुंचाता है। या एक और टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन सेल्यूलर इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब डिजीज काजिटिव, डिजीज काज करने वाला। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इनके पास न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है या आरएनए, और उसके ऊपर प्रोटीन की मेम्ब्रेन है, इसलिए कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। और देखिए पार्टिकल कह रही होती है, ना इसको लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट हो गया वायरस का इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन। तो याद रखिएगा वायरस जो है बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, और ये लिविंग भी नहीं कह सकते ना नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वायरस का लिविंग भी कहा जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको नॉन लिविंग भी कहा जाता है वायरस को। अब बात ये सिंपली है कि वायरस को अभी किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया, वो इसी वजह से क्योंकि वायरस नॉन सेल्यूलर है।
और किंगडम जो 5 बने उसके अंदर सारे के सारे जो है 5 किंगडम जो बने उन मॉडर्न के अंदर, उनके अंदर सारे के सारे लिविंग है जिनके पास सेल मौजूद है। तो इसलिए वायरस नॉन सेल्यूलर होने की वजह से अभी तक किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं वायरस के कुछ करैक्टर हैं जो वायरस को लिविंग बताते हैं और कुछ करैक्टर हैं जो वायरस को नॉन लिविंग बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक मैंने यहाँ पर डायग्राम शो की हुई है। ये वायरस के अंदर आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है इसके अंदर एक किस्म का ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन एक वायरस में दो चीजें साथ नहीं होगी। एक वायरस है उसके अंदर डीएनए है तो लेकिन आरएनए नहीं होगा, लेकिन आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा, तो कोई भी एक चीज मौजूद होगी। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर दो तरह की, आरएनए या डीएनए वायरस के अंदर। दूसरा यहाँ पर ये देखें, ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कैप्सिड होता है। कैप्सिड कहते हैं प्रोटीन का एक कोट होता है जो वायरस की बॉडी को कवर्ड करता है। ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन इस वजह से कह रहे हैं। तो ये प्रोटीन का कोट है जिसको आप नाम क्या दे रहे होते हैं, कैप्सिड। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है कैप्सिड। बाकी आगे जो स्ट्रक्चर है ये आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ेंगे देन आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब वायरस के देखें लिविंग या नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं। वायरस को सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से। सबसे पहला पॉइंट जो है वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर है। नॉन सेल्यूलर का मतलब है वायरस के पास अपना सेल मौजूद नहीं है, असेल्यूलर है। तो असेल्यूलर का मतलब है सेल, इसके पास कोई ऑर्गेनेल भी मौजूद नहीं है। तो ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है तो इनकी बॉडी में किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम मौजूद नहीं है जिनके जरिए ये अपनी एनर्जी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें लिखा है नो मेटाबॉलिक सिस्टम। तो वायरस के पास कोई मेटाबॉलिक सिस्टम मौजूद नहीं होता है। इसी के अलावा वायरस के अंदर किसी किस्म की रिस्पायरेशन शो नहीं होती है। रिस्पायरेशन का मतलब है ये एनर्जी नहीं बना पाते हैं। एनर्जी यहाँ पर बायो में हम क्या कहते हैं, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एटीपी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नो रिस्पायरेशन, क्योंकि रिस्पायरेशन से एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वायरस के अंदर रिस्पायरेशन नहीं होती है तो इसी वजह से भी इसको नॉन लिविंग कहते हैं। दूसरा वायरस जो है डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम, मतलब कि बाहर किसको ग्रो नहीं करवा सकते। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के सेल को हम बाहर ग्रो करवा सकते हैं किसी मीडियम के अंदर, उसको हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करके उसको ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन वायरस को आउटसाइड द कल्चर मीडियम हम ग्रो नहीं करवा सकते। तो इसी वजह से इसको कह सकते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है। देन उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया रहा है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड। देखिए एक और चीज आपको याद रखनी है कि वायरस जो है इसको हम हीट कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर देके इसको हम क्रिस्टल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेकर इसको बोतल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जानदारों को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं। तो वायरस को देखें क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। अगर दूसरे किसी चीज जानदार को हम क्रिस्टलाइज करेंगे तो टेम्परेचर देंगे तो वो डिनेचर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वायरस को टेम्परेचर देके हम उसको क्रिस्टल कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं बोतल के अंदर। तो ये सिर्फ वायरस के अंदर कर सकते हैं, तो इसी वजह से भी इसको नॉन लिविंग कहते हैं। दूसरा वायरस जो है नॉन रिएक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है आउटसाइड द होस्ट बॉडी। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि वायरस को हम सिर्फ होस्ट की बॉडी के अंदर ही लिविंग कह सकते हैं। आउटसाइड द बॉडी के ये क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, ये बाहर कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ किसी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो हैं ये वायरस को नॉन लिविंग बता रहे होते हैं। अब वायरस को लिविंग क्यों कह रहे हैं, देखिए लिविंग इस वजह से कह रहे हैं कि वायरस के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं या वायरस कुछ ऐसी चीजें शो ऑफ करवाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरस जो क्या है, लिविंग है। अब कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो वायरस को लिविंग शो कराते हैं, देखें सबसे पहला रिप्लिकेशन। देखिए वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। जो जानदार चीजें हैं ना, जैसे इंसान है अपने नए बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, प्लांट है सीड बनाकर नए बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, तो वायरस भी अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्लिकेशन कर सकता है, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन वो प्रोड्यूस किस में करेगा, जब किसी बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द होस्ट लिखा हुआ है, इनसाइड द होस्ट मौजूद होगा। तो रिप्लिकेशन का मतलब है कॉपीज प्रोड्यूस करना। ठीक है, दूसरा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों चीजें नहीं होगी। जेनेटिक मटेरियल को जीनोम भी कह सकते हैं, सेट ऑफ जीन। तो वायरस के अंदर जो जीनोम होगा वो आरएनए होगा या डीएनए होगा, लेकिन दोनों चीजें एक वायरस के अंदर मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे वायरस हैं जिनको कहा जाता है डीएनए वायरस, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ क्या मिलेगा आपको, डीएनए। और कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आरएनए, तो उनको कहा जाता है आरएनए वायरस। एक और चीज है जिसकी वजह से वायरस को लिविंग कहते हैं, अंडरगो म्यूटेशन। देखिए वायरस जो है वो म्यूटेशन करता है, मतलब इनके अंदर जब इनके वायरस के देखेंगे तो हर वायरस के अंदर कोई ना कोई वैरायटी होगी, कोई ना कोई चेंज होगा इनकी शेप के हिसाब से, इनकी डिजीज कॉजेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो म्यूटेशन का मतलब है इन वायरस के अंदर क्या होती है, चेंजेस होती है, और दिन पे दिन इनके अंदर म्यूटेशन आती जाती है। अगर HIV वायरस है तो उनके अंदर भी म्यूटेशन है। ठीक है, तो ये वेरिएशन या वेराइटीज कह सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के वायरस मौजूद है।
उसके अलावा वायरस जो है ये डिजीज काज कर सकता है, तो इसलिए कहते हैं इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट मींस ये पूरी तरीके से होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब है इनसाइड द सेल, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कंप्लीटली डिपेंड करता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको कहते हैं पैरासाइट। उसके अलावा कहते हैं डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन जो होती है ये इसकी वजह से वायरस जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वायरस के ऊपर भी इफेक्ट करती है, इसलिए कहते हैं वायरस को लिविंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से वायरस को लिविंग भी कहा जा रहा है, और प्लस ये कुछ करेक्टर हैं जिनकी वजह से वायरस को लिविंग भी कहा जा रहा है, और ये कुछ करेक्टर हैं जिसकी वजह से नॉन लिविंग भी कहा जा रहा है। अभी आपको कुछ कैरेक्टर याद रखने हैं। इसके अलावा वायरस पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज काज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अब ये जो भी जितना भी हमने डिस्कस किया है, अब आ जाए इसकी हिस्ट्री के ऊपर। वायरस की हिस्ट्री क्या है, वायरस को डिस्कवर किसने किया, किस तरह इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले वायरस की बात, हिस्ट्री की बात करें या डिस्कवरी, तो वर्ड वायरस जो है ये लैटिन ज़बान से लिया गया है। कौन सी ज़बान से लिया गया है, ये वायरस वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखें वायरस जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया है, वीनोम से लिया गया है, और वीनोम का मतलब होता है पॉइजन या विस्कस पॉइजन कह सकते हैं, लिक्विड जहर है किस्म का। तो वर्ड वायरस लैटिन वर्ड से लिया गया वीनोम से, जिसका मतलब क्या होता है, पॉइजन, जहर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब शुरू में डिजीज आई थी, शुरू में ये जब वायरस आया था तो उस वक्त लोगों को नहीं पता था या साइंटिस्ट को नहीं पता था ये चीज़ क्या है। तो साइंटिस्ट कुछ था, उन्होंने कहा ये किस्म का जहर है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल रहा है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसलिए कहते हैं पॉइजन। ठीक है, तो इनके डिस्कवरी की बात करें हिस्ट्री में, तो इनमें कुछ 4 साइंटिस्ट जो हैं जिनका बड़ा यहाँ पर रोल है। सबसे पहले सबसे यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है चार्ल्स चैम्बरलैंड का यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस से आपको नाम भी याद रखने साइंटिस्ट के और ईयर भी याद रखना है। अब चार्ल्स चैम्बरलैंड जो था 1884 के अंदर इसने एक फिल्टर पेपर बनाया था। क्या ईजाद किया था इसने, तो ही इन्वेंट द फिल्टर पेपर। इन्वेंट फिल्टर पोर्सिलिन वाटर फिल्टर पेपर के नाम से जाना जाता है, पोर्सिलिन वाटर फिल्टर पेपर। अब जो फिल्टर पेपर जो था ये एक ऐसा पेपर बनाया था इस चार्ल्स चैम्बरलैंड ने जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे, क्योंकि बैक्टीरिया जो थे उनकी साइज बिल्कुल छोटी थी जिनसे वो बैक्टीरिया यहाँ से पास नहीं हो सकते थे। तो इसने फर्स्ट टाइम जो फिल्टर पेपर प्रोड्यूस किया था, जो इन्वेंट किया था, वो किसने किया था, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। और ये चार्ल्स चैम्बरलैंड जो था ये एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस पास्चर। तो इसके साथ ये लेबोरेटरी में काम करता था और इसने ये जो काम कर रहा था एक डिजीज़ के ऊपर काम कर रहा था जिस बीमारी का नाम था रबीज़ बीमारी। ठीक है, रबीज़ डिजीज़। तो इसने क्या देखा कि रबीज़ बीमारी जो थी या रबीज़ जो डिसऑर्डर था उसको काज करने वाले जो एजेंट थे वो इस फिल्टर पेपर से पास हो रहे थे, वो इस फिल्टर पेपर से पास हो रहे थे। तो उस फिल्टर पेपर की जो साइज जी थी वो कितनी थी, 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब स्पोर की जो साइज थी इतनी थी, या कम से कम पोर साइज जो था 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसने देखा कि जो रबीज़ बीमारी जो काज हो रही थी उसके काजेटिव एजेंट जो थे उस फिल्टर पेपर से पास हो रही थी। तो इसने कहा कि भाई ये कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डेमेट्री आयोनोस्काई 1892। अब आयोनोस्काई जो था इसने एग्जामाइन किया टैबेकोमोसिक डिजीज़ को। जो फर्स्ट टाइम वायरस की वजह से डिजीज़ हुई थी उसका नाम था टैबेकोमोसिक डिजीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, टैबेकोमोसिक डिजीज़ ये डिजीज़ वो थी जो टैबेको प्लांट थे उनके ऊपर ये नुकसान पहुंचा रही थी, उनके ऊपर इफेक्ट कर रही थी। अब जो टैबेकोमोसिक डिजीज़ है ये इस आयोनोस्काई साइंटिस्ट था 1892 में, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले चार्ल्स चैम्बरलैंड का जो फिल्टर पेपर बनाया था उसको यूज़ किया। सबसे पहले इसने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसका प्लांट जो था वो क्या था, हेल्दी प्लांट था। ठीक है, और दूसरा जो प्लांट था वो क्या था, इन्फेक्टेड प्लांट था। ठीक है, देन इसके क्या किया, इन्फेक्टेड प्लांट था जिसके ऊपर वो टैबेकोमोसिक डिजीज़ हो चुकी थी, उसके यहाँ पर लीफ को यहाँ पर इसने एक प्लेट के अंदर या एक डिश के अंदर लिया और उसके बाद उसको पीस दिया, उसको ग्राइंड किया। ठीक है, टैबेको डिजीज लीफ आर ग्राइंडेड, उसको पीस दिया। पीसने के बाद उसका क्या बनाया, जूस बना दिया। अब जिसको जूस बनाया था, जूस को उसने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर क्या किस तरह किया, तो चार्ल्स चैम्बरलैंड का फिल्टर पेपर यूज़ किया। तो जैसे इसने फिल्टर पेपर यहाँ पर पुट किया और उस जूस को यहाँ से पुट कर दिया, इसके अंदर पुट किया, तो इसके अंदर से जो फ्लूइड था वो क्या हो गया था, फिल्टर हो गया था। फिर इसने एक बॉटल में लेने के बाद उस फिल्टर जो जूस फिल्टर था उसको क्या किया, एक हेल्दी टैबेको का प्लांट था उसके ऊपर इसको स्प्रे कर दिया।
स्प्रे करने के बाद देखा, कुछ दिनों के बाद देखा तो कि भाई ये वायरस जो था, ये वायरस कहीं या एक किस्म का फ्लूइड जो था वो दूसरा जो हेल्दी प्लांट था उसके ऊपर भी इस तरह से डिजीज हो गई थी। अब देखें, अब टेबेकोमोसिक डिजीज का यहाँ पर कौन जो एनोस्काई ने ये सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो इसने सिर्फ एक ये हिंट दी कि ये एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न ये था कि एवनोस्काई जो था, इस साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो हो सकता है, ये जो बीमारी हो रही है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो इसलिए इसने ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन बाद में ये देखा तो भाई फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी कोई छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म है या एक किस्म का ऐसा जहर है, एक किस्म की कोई ऐसी चीज़ है जो इस फिल्टर पेपर से भी पास हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उस वहां पर इस वायरस को नाम दिया गया, फिल्टरेबल एजेंट का नाम दिया गया। फिल्टरेबल एजेंट का मतलब जो फिल्टर पेपर से पास हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाए, ये एग्जामिन जो इसने किया था, तो बाद में ये पता चला कि भाई एनोस्काई ने कहा कि भाई ये टेबेकोमोसिक जो डिजीज हो रही है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं, कि बैक्टीरिया से भी कोई छोटा ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हो रही है। तो इसने भी यहाँ तक यहाँ पर चीज़ खत्म हुई। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम थर्ड नंबर जो था मार्टिनाइज बेजरनाइक, ये 1899 में आया। देखिए ये सीक्वेंस से साइंटिस्ट आ रहे हैं, 1884, 1892, अब 1899 सॉरी। अब विलियम बेजरनाइक जो था, इसने वो जो फ्लूइड था जो टेबेकोमोसिक डिजीज वाला जो यहाँ पर आइनस्काई ने जो डिस्कस किया था, इसने उसका नाम दे दिया कंटेजियस लिविंग फ्लूइड का नाम दे दिया। मतलब कि इसने ये कहा कि ये किस्म का कोई एक जहर है, एक किस्म का पॉइजन है जो कंटेजियस है या इन्फेक्टियस है, जो डिजीज काज कर सकता है, और लिविंग फ्लूइड का नाम दिया कि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पास हो रहा था, इसलिए उसको कहा गया था फिल्ट्रेबल एजेंट। और बाद में उसका नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था, वायरस। तो मार्टियस बेजरनाइक ने ये कहा कि कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है और ये फिल्ट्रेबल एजेंट है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पास हो रहा था, तो उसका बाद में नाम क्या रखा गया, वायरस रखा गया। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था W.M. स्टैनली 1935 के अंदर। इसने क्या किया, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। इसने टेबेकोमोसिक वायरस जो था, जो डिजीज काज कर रहा था टेबेको प्लांट के ऊपर, तो उसका नाम रखा गया था टेबेकोमोसिक वायरस। अब इसने फर्स्ट टाइम 1935 के अंदर इस वायरस को इसने क्रिस्टलाइन किया। क्रिस्टलाइन हम समझ चुके हैं कि जिसको टेम्परेचर देके सॉलिड फॉर्म में लेकर इसको बॉटल में स्टोर किया जाए। तो फर्स्ट टाइम W.M. स्टैनली ने कहा 1935 में इस वायरस को क्रिस्टलाइन किया। देन उसके बाद ये पता चला कि भाई ये वायरस के पास तो सेल तो नहीं है, लेकिन इसको क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन करने के बाद ये पता चला कि ये एक नॉन लिविंग भी है, क्योंकि ये नॉन लिविंग कैरेक्टर की वजह से आ रहा है। थैंक यू। तो ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। आने वाला लेक्चर जो होगा वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के ऊपर भी होगा और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस वहाँ पर हम समझेंगे।